नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक के एक पाठ का अध्ययन करेंगे। अब जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारे सभी प्यारे बच्चों को कविताएं बहुत पसंद होती हैं। बच्चे तो बच्चे, बड़ों को भी कविताएं बहुत पसंद होती हैं। तो आपकी इस पसंद को ध्यान में रखते हुए पाठ पर आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं एक छोटी सी और प्यारी सी कविता। क्यों फूल फूल मंडराए तितली, क्यों पानी में रहती मछली, कैसे गरजे बरसे हैं बादल, क्यों कड़के आकाश में बिजली, क्यों करते बंदर उधम फिजूल, डाली डाली पर झूल झूल, कहाँ से सीखा चिड़ियों ने उड़ना, क्या ये भी जाती हैं स्कूल। तो बच्चों, कैसी लगी आपको मेरी यह कविता? उम्मीद है पसंद आई होगी। बच्चों, अगर आपने इस कविता पर ध्यान दिया होगा, ध्यान से सुनी होगी, तो आप जान पाए होंगे कि वास्तव में यह कविता कुछ प्रश्नों का मेल है। यानी इस कविता में कुछ प्रश्न किए गए हैं, जैसे तितली फूलों पर क्यों मंडराती है, मछली पानी में क्यों रहती है, बादल कैसे बरसते हैं, कैसे गरजते हैं, बिजली क्यों कड़कती है, और भी कई सवाल। बच्चों, जब हम कुछ पूछते हैं या किसी से कोई प्रश्न करते हैं तो हम कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे क्या, क्यों, कब, किसने, कहाँ, कौन, किसको, किस लिए आदि। अब जैसा कि मैंने पहले कहा कि यह कविता कुछ प्रश्नों का मेल है, तो आइए देखते हैं क्या इस कविता में भी ऐसे कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है। क्यों फूल फूल मंडराए तितली, क्यों, क्यों पानी में रहती मछली, तो इसमें भी क्यों, कैसे गरजे बरसे हैं बादल, कैसे, क्यों कड़के आकाश में बिजली, क्यों। इसी तरह अगली पंक्तियों में क्यों, कहाँ, क्या आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, ऐसे शब्द जिनके माध्यम से कोई प्रश्न किया जाए प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं, और इन शब्दों के प्रयोग से बने वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य। तो बच्चों, यानी क्यों फूल फूल मंडराए तितली, क्यों पानी में रहती मछली, ये सभी प्रश्नवाचक वाक्य हैं। तो बच्चों, आपने भी ऐसे शब्दों और वाक्यों का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में अक्सर किया होगा। अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों तथा घटनाओं को देखकर आपके मन में भी ऐसे सवाल ज़रूर आते होंगे कि ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, आखिर कौन करता है ये सब। जब मैं छोटी बच्ची हुआ करती थी, बिल्कुल आपके जितनी, तब मैं भी कुछ ऐसे ही सोचा करती थी और ऐसे ही प्रश्न किया करती थी। अब ज़रा सोचिए और याद कीजिए कि आपके ऐसे प्रश्न क्या क्या हैं। मुझे तो लगता है आप में से ज़्यादातर बच्चों का एक सवाल तो यह ज़रूर होगा कि क्यों हमें सवेरे सवेरे उठकर स्कूल जाना पड़ता है ना। तो बच्चों, हमारा आज का पाठ एक ऐसी ही लड़की की कहानी है जो बात बात पर प्रश्न करती है और बोलती रहती है क्यों क्यों। अगर आप इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे तो कहानी के अंत तक अवश्य जान लेंगे कि हमें स्कूल क्यों जाना चाहिए। कहानी पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि स्क्रीन पर दी गई पंक्तियों को मैंने कविता और आज पढ़े जाने वाले पाठ को मैंने कहानी क्यों कहा? क्या आप जानते हैं कविता और कहानी में क्या अंतर होता है? नहीं? कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। आसान शब्दों में कहें तो कविता गाकर सुनाई जाती है और कविता में तुकबंदी होती है। जैसे इस कविता की पंक्तियों के अंतिम शब्दों को देखें, जैसे तितली, मछली, बिजली, उसी तरह फिजूल, झूल, स्कूल।
ये सभी तुकांत शब्द हैं और तुकांत शब्दों के प्रयोग से तुकबंदी बनती है, जबकि इसके उलट कहानी गाकर नहीं बोलकर सुनाई जाती है और कहानी में तुकबंदी का अभाव होता है। अब समझे? बहुत अच्छे। तो अब चलते हैं अपनी कहानी की ओर। हमारी आज की कहानी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक मंजरी के अध्याय संख्या 6 में दी गई है। कहानी का शीर्षक है क्यों क्यों लड़की। इस कहानी की लेखिका श्रीमती महाश्वेता देवी जी हैं। इनका जन्म सन 1926 को ढाका बांग्लादेश में हुआ। इनकी मृत्यु सन 2016 को कोलकाता में हुई। श्रीमती महाश्वेता देवी को इनकी साहित्यिक एवं सामाजिक सेवाओं के लिए अनेकों प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। प्रस्तुत पाठ में लेखिका जी ने एक आदिवासी लड़की के विचारों में जिज्ञासा, जीवन संघर्ष तथा कार्य करने की लगन को प्रस्तुत किया है। कहानी की मुख्य पात्र है मोयना। मोयना एक जिद्दी, जिज्ञासु एवं मेहनती लड़की है। मोयना शबर जाति की आदिवासी लड़की है। शबर लोग यद्यपि गरीब थे फिर भी कभी शिकायत न करते। केवल एक मोयना ही थी जो बात बात पर सवाल किए जाती और बोलती रहती क्यों क्यों। यहाँ तक कि पाठ की शुरुआत भी मोयना के पसंदीदा शब्द क्यों से हुई है। आइए चलिए पाठ पर आगे नज़र डालकर देखते हैं कि आखिर मोयना किस तरह से क्या क्या प्रश्न करती रहती है। जब मोयना केवल 10 साल की थी तो एक बड़े से सांप का पीछा कर रही थी। लेखिका जी के द्वारा सांप पकड़ने से मना करने पर बोलती है, क्यों ना पकड़ूं इसे। इस पर लेखिका जी मोयना को बताती हैं कि वह सांप कोई धामन वामन नहीं है, नाग है, नाग। तो बच्चों, धामन सांप की कई जातियां होती हैं। कुछ सांप बहुत विषैले होते हैं जबकि कुछ लगभग विषहीन। तो धामन सांप की विषहीन तथा नाग बहुत ही जहरीली जाति है। इसलिए लेखिका जी मोयना को नाग यानी सांप को पकड़ने से मना कर रही हैं। इसके अलावा एक बार मोयना की माँ खीरी मोयना की माँ का नाम है, मोयना को बोलती हैं कि मोयना बाबू को धन्यवाद बोले। क्योंकि बाबू ने चावल भिजवाए हैं। धन्यवाद? बच्चों, हम किसी को धन्यवाद कब बोलते हैं? जब कोई व्यक्ति हमारा कोई काम करे या काम में मदद करे या कोई वस्तु उपहार हमें भेंट करे, तब हम उस व्यक्ति को उस कार्य, मदद, वस्तु और उपहार के बदले शिष्टाचारवश धन्यवाद बोलते हैं। अपनी माँ की बाबू को धन्यवाद देने वाली बात पर मोयना क्या बोलती है? फिर वही क्यों दूँ धन्यवाद उसे? उसकी गौशाला धोती हूँ, हजारों काम करती हूँ, वह देता है मुझे कभी धन्यवाद? मैं उसे क्यों धन्यवाद दूँ? तो बच्चों, गौशाला जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, गौशाला यानी गायों और भैंसों के रहने का स्थान। जैसे आपके रहने का स्थान आपका घर, उसी तरह हर जीव जंतु का एक रहने का स्थान यानी घर होता है, जिनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे मधुमक्खी के घर को क्या बोलते हैं? छत्ता। चूहा कहाँ रहता है? देखिए, बिल में। शेर का घर? गुफा। और चिड़ियों का घर? घोंसला। उसी तरह घोड़े के घर यानी कि रहने के स्थान को अस्तबल कहते हैं। इसके अलावा भी मोयना के न जाने कितने सवाल हैं जिन्हें वह अक्सर बुदबुदाती रहती है। बुदबुदाना यानी बड़बड़ाना, धीमी या मंद आवाज में ऐसे बात करना कि किसी को स्पष्ट सुनाई ना दे, जैसे खुद से ही बात कर रहे हों। आइए देखते हैं कि मोयना आखिर क्या बुदबुदाती रहती है। क्यों मुझे मीलों दूर चलना पड़ता है नदी से पानी लाने के लिए? क्यों रहते हैं हम पत्तों की झोपड़ी में? क्यों हम दिन में 2 बार चावल नहीं खा सकते? क्यों किसी का बचा कुचा खाऊं मैं? मछलियां बोल क्यों नहीं पाती हैं?
और तारे इतने छोटे क्यों नजर आते हैं? इसके अलावा भी न जाने कितने सवाल। मोइना के सवालों से पता चलता है कि मोइना एक कठिन जीवन व्यतीत करती है। उसे पीने का पानी भी अपने घर के नल या आसपास के किसी कुएं से नहीं, बल्कि मीलों दूर पैदल चलकर नदी से लाना पड़ता है। मोइना पत्तों की झोपड़ी में रहती है और मोइना को चावल बहुत पसंद है। मोइना दिन में 2 बार चावल खाना चाहती है, लेकिन घर में भोजन की पर्याप्त उपलब्धता न होने के कारण मोइना को अपना पेट भरने के लिए भी किसी का बचा कुचा खाना पड़ता है। और मोइना के सवालों से यह भी पता चलता है कि मोइना किसी भी बात को ऐसे ही नहीं मान लेती है, उस पर सोच विचार करती है और उसे अपने तर्क पर तोलती है। मोइना की बात बात पर प्रश्न पूछने की आदत के कारण और बार बार क्यों क्यों बोलते रहने की वजह से गांव के पोस्ट मास्टर ने तो मोइना का नाम ही क्यों क्यों लड़की रख दिया है। और हमारे आज के पाठ का शीर्षक भी यही है, क्यों क्यों लड़की। तो अब आगे चलते हैं, आगे सुनते हैं। एक बार लेखिका जी समिति के स्कूल में 1 माह के लिए ठहरी। मोइना ने घोषणा कर दी कि वह भी लेखिका जी के साथ रहेगी। घोषणा यानी ऐलान, जोर जोर से बोलकर जताना। बच्चों, आपने अपने गांव में ढोल बजा बजा कर मनादी होते हुए देखी होगी ना, वह भी घोषणा का एक उदाहरण है। मोइना अपने एक जोड़ी कपड़े और नेवले के साथ लेखिका जी के पास रहने पहुंच जाती है। नेवले के साथ क्यों? क्योंकि मोइना को लगता था नेवला बहुत कम खाता है और बुरे सांपों को दूर भगा देता है। लेखिका जी के साथ रहने के दौरान मोइना ने उनसे तरह तरह के प्रश्न किए और एक प्रश्न यह भी किया कि लेखिका जी रोज रात को सोने से पहले किताबें क्यों पढ़ती हैं। इस पर लेखिका जी बोली, क्योंकि किताबों में तुम्हारी क्यों क्यों के जवाब मिलते हैं। लेखिका जी की बात सुनकर मोइना चुप रही, कुछ न बोली। अब मोइना ने निश्चय कर लिया कि वह भी पढ़ना सीखेगी और अपने सवालों के जवाब खुद खोज निकालेगी। अब मोइना समिति के स्कूल पढ़ने जाने लगी। मोइना ने स्कूल का समय, जो कि 9 से 11 का था, उसको बदलवाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि मोइना को स्कूल जाने से पहले काम पर जाना पड़ता था। मोइना गांव के बाबू की बकरियां चराने का काम करती थी, पर न तो वह खुद को दीनहीन समझती, न किसी का एहसान मानती। एहसान यानी उपकार। अब बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि मोइना तो 10 साल की छोटी सी बच्ची है, आखिर उसको क्यों काम पर जाना पड़ता है? चलिए जानते हैं। शबर लोग आमतौर पर अपनी लड़कियों को काम पर न भेजते थे, लेकिन मोइना की माँ एक पैर से लंगड़ाती थी, इसलिए काम पर नहीं जा सकती थी। मोइना के पिता काम की तलाश में दूर कहीं गए हुए थे और मोइना का भाई जलाऊ लकड़ियां लेने जंगल जाता था, इसलिए मोइना को भी काम पर जाना पड़ता था। काम पर जाने के अलावा भी मोइना को घर के और कार्य करने पड़ते थे, जिन्हें निपटाने के चक्कर में अक्सर उसे स्कूल के लिए देरी हो जाया करती थी। लेकिन इतना काम करने के बाद भी मोइना की पढ़ाई में रुचि कम न हुई। वह रोज स्कूल जाती और जो कुछ स्कूल से सीखती बाकी बच्चों को भी बताती। एक बार वह अपने भाई बहन को बता रही थी कि 1 पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ, खाने से पहले हाथ मुंह धो लो। तुम ये सब नहीं जानते हो क्योंकि तुम समिति के स्कूल पढ़ने नहीं जाते हो। गांव में प्राइमरी स्कूल खुलने पर स्कूल में दाखिला लेने वाली पहली लड़की थी मोइना। तो बच्चों, अब जरा सोचिए कि मोइना ने स्कूल जाकर क्या क्या सीखा, क्या हासिल किया। सबसे पहले तो मोइना ने स्कूल जाकर किताबें पढ़नी सीखी। स्कूल जाकर मोइना को उसके प्रश्नों के उत्तर मिले और अब किताबें खुद पढ़ सकने के कारण मोइना अपने प्रश्नों के उत्तर खुद भी ढूंढ सकती है।
इसके अलावा स्कूल जाकर मोइना ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी। न केवल सीखी बल्कि बाकी बच्चों को भी बताई। मोइना ने एक बात और अच्छी बताई थी कि एक पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगा लो, खाने से पहले मुंह हाथ धुल लो। तो बच्चों ज़रा सोचिए कि मोइना ने ऐसा क्यों कहा? क्या सचमुच पेड़ हमारे लिए इतने ज़रूरी होते हैं? तो ज़रा सोचिए और बताइए कि हमें ज़िंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आवश्यकता होती है? भोजन और पानी से भी ज़्यादा। सोचिए। हवा यानी ऑक्सीजन की। हमें सांसें लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। और यह ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ों से। अगर पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी, और अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? सोचिए। चलिए, अब सभी बच्चे अपनी कार्य पुस्तिका में स्क्रीन पर दी गई तालिका बनाएंगे और अब सोचेंगे अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ज़रूरतें, और वह सब कॉलम नंबर 1 में लिख देंगे। और अब सोचेंगे कि कॉलम नंबर 1 वाली चीज़ें यानी हमारी आवश्यकता वाली चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, वह सब कॉलम नंबर 2 में लिख देंगे। और अब सोचेंगे कि कॉलम नंबर 2 वाली चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, वह सब कॉलम नंबर 3 में लिख देंगे। जब आप यह कार्य कर लें तो एक चार्ट पेपर लें और उस पर एक बड़ा सा पेड़ बनाएं, बिल्कुल स्क्रीन पर दिए गए पेड़ की तरह। और अब अपनी उन आवश्यकताओं जिनकी आपूर्ति आपको हमें पेड़ों से होती है, उनकी फ़ोटो किसी अखबार या पत्रिका से लेकर पेड़ पर चिपका दें। और जब आपका यह चार्ट बनकर तैयार हो जाए तब इसे अपने परिवार के सदस्यों तथा दोस्तों को दिखाएं, और यह चार्ट बनाकर आपने क्या जाना, क्या सीखा, उस पर उनसे चर्चा करें। तो अब हम जानते हैं कि आपने यह कहानी कितने ध्यान से सुनी। मैं भी ऐसे ही नहीं मान लूँगी, मोइना की तरह सवाल करूँगी। अगर आपने यह कहानी ध्यान से सुनी होगी तो आप मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर जानते होंगे। तो चलिए पूछते हैं आपसे प्रश्न। तो मेरा पहला प्रश्न, इस कहानी की मुख्य पात्र कौन है? यानी कि यह कहानी किसके बारे में है? बताइए, इतना तो आप जान ही गए होंगे। मोइना इस कहानी की मुख्य पात्र है मोइना। अब मेरा दूसरा प्रश्न, मोइना की माँ का क्या नाम था? अगर आपने ये कहानी ध्यान से सुनी होगी तो बिल्कुल आप जानते होंगे, मोइना की माँ का नाम खीरी था। मोइना का नाम क्यों लड़की किसने रखा? याद कीजिए, गांव के पोस्ट मास्टर ने। मेरा अगला सवाल, मोइना किसका पीछा कर रही थी? बड़े से सांप यानी नाग का। और मेरा आखिरी सवाल, मोइना कैसे घर में रहती थी, यानी मोइना कहाँ रहती थी? तो मोइना पत्तों की झोपड़ी में रहती थी। तो बच्चों, आप जितने भी शब्द बोर्ड पर या स्क्रीन पर लिखे देख पा रहे हैं, ये सभी शब्द किसी ना किसी का नाम होने के कारण
तो ये सभी शब्द किसी ना किसी का नाम है। बच्चों, दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं या आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देख पा रहे हैं, सबका कोई ना कोई नाम ज़रूर होता है। जैसे जिन वस्तुओं से आप खेलते हैं उनके नाम, गेंद, बल्ला, लूडो, कैरम। जिन वस्तुओं से आप अपने पढ़ने लिखने का काम करते हैं उनका नाम, जैसे पेन, पेंसिल, किताबें, कार्यपुस्तिका, रबड़। जैसे आपका नाम, आपके परिवार के सदस्यों के नाम, आपके दोस्तों के नाम। जैसे जहाँ आप रहते हैं उस स्थान का नाम और जहाँ जहाँ आप जाते हैं उन स्थानों के नाम। जैसे आप अपने आसपास जिन जीव जंतुओं को देखते हैं उनके नाम। तो बच्चों, हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी का एक नाम होता है। ऐसे शब्द जो किसी नाम का बोध कराते हैं संज्ञा कहलाते हैं। न केवल किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी का नाम, बल्कि हर एक नाम एक संज्ञा है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। राहुल को टॉफियां बहुत पसंद है, क्योंकि टॉफियां कुछ बहुत स्वादिष्ट चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं, जैसे चीनी, दूध, मक्खन, कभी कभी आटा, और नमकीन टॉफियां नमक, मसाले या कुछ रसों से मिलकर बनती हैं। और राहुल चाहता है कि उसके पास टॉफियों का ढेर लग जाए। वैसे तो राहुल को हर तरह की टॉफियां पसंद हैं, लेकिन चिंटू टॉफी और मिंटू टॉफी उसकी पसंदीदा टॉफियां हैं। ये वाली। चिंटू टॉफी की खटास राहुल को बहुत पसंद है और मिंटू टॉफी की खटास राहुल को बहुत पसंद है। तो बच्चों, अब ज़रा एक बार बोर्ड पर देखिए। बोर्ड पर दिए गए सभी शब्द जैसे ढेर, टॉफ़ी, चिंटू टॉफ़ी, मिंटू टॉफ़ी, चीनी, दूध, मक्खन, आटा, खटास और मिठास, ये सभी किसी न किसी का नाम होने के कारण संज्ञा हैं और साथ ही साथ संज्ञा के प्रकारों के उदाहरण भी। चलिए अब जानते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे टॉफ़ियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमने यहाँ किन विशेष टॉफ़ियों की बात की है? चिंटू टॉफ़ी और मिंटू टॉफ़ी। तो ये विशेष होने के कारण चिंटू टॉफ़ी और मिंटू टॉफ़ी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। उसी प्रकार राम, रामायण, भारत, हिमालय, गंगा विशेष होने के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की जाति का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे चिंटू और मिंटू, यहाँ किस चीज़ के नाम है? टॉफ़ी के, तो ये इनकी जाति बता रहा है, तो टॉफ़ी एक जातिवाचक संज्ञा है। अगर चिंटू मिंटू बिल्ली के नाम होते, 2 बिल्ली होती, तो बिल्ली एक जातिवाचक संज्ञा है। और यदि चिंटू मिंटू 2 बच्चों के नाम यानी लड़कों के नाम होते, तो लड़के जातिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार नदी, पर्वत, शहर, देश, गांव, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य यानी पदार्थ, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ या सामग्री का बोध होता है, द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि टॉफ़ी बनाने के लिए किन किन सामग्री की आवश्यकता है, देखते हैं। चीनी, दूध, मक्खन और आटा, तो ये सभी
सामग्री होने के कारण द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। इसके अलावा सोना, चांदी, गेहूं, चावल इसके अन्य उदाहरण हैं। अब बात करते हैं हम समूहवाचक संज्ञा की। समूहवाचक संज्ञा यानी जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध न होकर एक से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के समूह का बोध होता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे ढेर, आप ढेर देख पा रहे हैं, तो ढेर शब्द से प्रतीत हो रहा है कि एक से अधिक टॉफियां होंगी, यानी कि एक से अधिक टॉफियों का समूह, इसलिए ढेर एक समूहवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार परिवार, कक्षा, सेना, झुंड आदि समूहवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण हैं। और अब अंत में जानते हैं भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी गुण, दशा, अवस्था या भाव का बोध होता है, भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे कि हमने अभी उदाहरण में देखा कि राहुल को चिंटू टॉफी की खटास बहुत पसंद है और मिंटू टॉफी की मिठास बहुत पसंद है, यानी कि खटास और मिठास शब्द टॉफी के गुण का बोध करा रहे हैं। तो ये खटास और मिठास शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। उसी प्रकार अच्छाई, बुराई, अमीरी, गरीबी, बुढ़ापा, बचपन, प्रेम, नफरत, ये सभी भाववाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण हैं। तो बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने प्रकार हैं, और उनके उदाहरण भी आपकी समझ जरूर आए होंगे। तो बच्चों, आज हमने जाना मोइना के प्रश्नों और विचारों को, उसके जीवन संघर्ष की एक झलक भी देखी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिस्थिति भले ही कितनी विपरीत क्यों ना हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, बल्कि परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए और आगे बढ़ने के निरंतर अथक प्रयास करते रहने चाहिए, बिल्कुल मोइना की तरह। तो बच्चों, आज आपने जो जाना और सीखा उसके आधार पर विचार कीजिए। प्रश्नों के द्वारा हम किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि आप किसी मेले, शादी समारोह या पार्क में जाएंगे तो वहाँ आपके मन में कौन कौन से प्रश्न आएंगे? आप इन सभी प्रश्नों की सूची बनाएंगे और यही प्रश्न अपने दोस्तों और परिवार के अन्य सदस्यों से करेंगे। फिर उनके प्रश्नों का अपने प्रश्नों के साथ मिलान करेंगे और विचार कीजिए कि यदि मोइना क्यों से सवाल न करती तो इसका उस पर क्या असर होता। और अब अंत में आपके लिए गृह कार्य। मोइना क्यों से प्रश्न पूछती है। इसी तरह क्यों के अलावा, जैसा कि मैंने बताया था, और कौन कौन से प्रश्न वाचक शब्द होते हैं? क्या, कैसे, कब, कहाँ, किसने, किस लिए, किसको आदि भी प्रश्नवाचक शब्द हैं और इनके माध्यम से हम प्रश्न पूछते हैं। आप भी इन शब्दों का प्रयोग कर पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न बनाएंगे और सभी प्रश्न अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे और अपने शिक्षकों को अवश्य दिखाएंगे। इसके अलावा एक और गृह कार्य है। मोइना अपने छोटे बहन भाई को बता रही थी कि एक पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ, खाने से पहले हाथ मुंह धो लो। तो आप भी ऐसी कम से कम 3 बातें अपने भाई या बहनों को बताएंगे। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ो लिखो और मस्त रहो। धन्यवाद।